हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, हम चल चुके हैं क्लास 8th के पास। मतलब हम अपनी 8th क्लास में साइंस को देखेंगे। साइंस के चैप्टर 5 हमने थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी थी, अच्छी सुंदर सी पीपीटी से डायग्राम वाइज। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए हमारे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। हमें क्या है, यहाँ पर जो खाली स्थान है ना वो भरना है। ऐसे क्वेश्चन तो हम बचपन में भी करते आ रहे थे। तो वह क्षेत्र, इसका क यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित यानी सुरक्षित होते हैं, स्पेस दे रखा है, कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था, जब चैप्टर पढ़ा था, आप लोग चैप्टर जरूर पढ़िएगा, उसका वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 8th साइंस में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये ऐसी जो जगह होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? अभ्यारण्य। क्या कहलाती है बच्चों? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। ठीक बच्चों, मैं लिख भी रही हूँ और आंसर हमने नीचे भी दिए हैं। दूसरा है, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी बच्चों, क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। क्या? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, जो यानी सिर्फ इस विशेष क्षेत्र में ही आएगी। अब तीसरा है हमारा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से, स्पेस खाली जगह है, मतलब परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। प्रवासी पक्षी जलवायु में परिवर्तन के कारण। किसके कारण बच्चों? जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? पलायन करते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मौसम यानी जलवायु चेंज हो जाती है, तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें है हमें अंतर स्पष्ट करना है। उसने 4 टॉपिक दे रखे हैं, यानी 8 है टॉपिक, तो पर 4 क्वेश्चन उसमें बना के दे रखे हैं। पहला है, वन्य प्राणी उद्यान, मतलब वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है? ठीक बच्चों, तो पहले इसको देखें। एक साथ ही 4 क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ सकते। पहला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखा हमने वन्य प्राणी उद्यान, दूसरी तरफ लिखा हमने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो जो वन्य प्राणी उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? देखो, वन होते हैं ना, वन यानी जंगल। तो इसमें देखो आप, वनों में कुछ इस तरह का भी क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी यानी जंतु जो होते हैं परिरक्षित और संरक्षित रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। दूसरी ओर आते हैं बच्चों ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ये हमने वो पढ़ा था ना, आदिवासी वाला, साथ वाला। देखो ये वही है, वन्य जीवन पौधों और जंतु वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए होता है। पढ़ा था हमने ये बहुत अच्छे से। अब दूसरा है हमारा इसका ख क्वेश्चन, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर देखो। देखो मुझे लगता है आप सब ने चिड़ियाघर तो कभी ना कभी लाइफ में एक आध बार जाके देखा ही होगा, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में डिफरेंस बताना है। पहला तो क्या है, देखो बच्चों, जो चिड़ियाघर होते हैं ना वो क्या होते हैं? मानव द्वारा बनाए होते हैं, यानी ये मानव निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये मानव निर्मित। और जबकि जो अभ्यारण्य होते हैं ना, ऐसे ही दिखाती हूँ मैं आपको डिफरेंस, वो क्या होते हैं? वो वह स्थान होता है जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। मतलब वो क्या है, कोई भी वहां पर उनको परेशान नहीं कर सकता। अभ्यारण्य ऐसे है, वहां उनकी एक तरह से प्राकृतिक जगह बनाई दी गई है उनके लिए। वो मानव निर्मित नहीं है, वो जहां थे ना वहीं पर उन्हें सुरक्षित कर लिया है। ठीक है बच्चों? दूसरा है हमारा चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। अब आप मेरा इस टॉपिक को उदाहरण से समझिए। देखो बच्चों, चिड़ियाघर आपने सबने देखा, उसमें शेर चीता ये देखा आप सबने। अब उनको ऐसा थोड़ी है वो पिंजरे से बाहर छोड़ देंगे, वो तो इंसानों को पकड़ लेंगे। ठीक है ना? पिंजरे से बाहर थोड़ी, सबके अपने अपने केज बने होते हैं, पिंजरे बने होते हैं। वो सब काय में होते हैं बच्चों? पिंजरे में। पर जो अभ्यारण्य होता है उसमें क्या होता है बच्चों?
देखिए, अभ्यारण्य में जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान किया जाता है, यही मैं आपसे कहना चाह रही थी, जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की कैद में नहीं रखते हैं, ठीक है। सॉरी। अब हम आते हैं अपने चिड़ियाघर के तीसरे टॉपिक पे। चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं होता, क्योंकि वहां उनको क्यों नहीं होता है आरामदायक स्थान, क्योंकि वहां पर उसको प्राकृतिक माहौल नहीं मिलता। अब शेर तो जंगल में घूमने वाला है, इन सबका अपना अपना एक एरिया है कि भाई हम जंगल में घूमेंगे, पर उनको तो कैद में रख देते हैं। और कहते हैं ना, सोने का पिंजरा भी इंसान को परेशान ही करता है। अब देखो, अभ्यारण्य में आते हैं हम। अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित आवास है, क्योंकि वहां पर उनके लिए प्राकृतिक आवास होता है। ठीक बच्चों, अब तीसरा है हमारा ग पॉइंट, संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज में हमें डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छा बताया था मैंने, संकटापन्न क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होती है। तो आते हैं हम अपने ख वाले पॉइंट पर। तो देखो बच्चों, जो संकटापन्न स्पीशीज होती है वो क्या होती है, वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर होती है। क्या होती है बच्चों, विलुप्त होने की कगार पे, वो क्या कहलाती है, संकटापन्न स्पीशीज। जैसे सफेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसे वगैरह हमने डायग्राम से भी समझे थे, ठीक। अब आते हैं विलुप्त स्पीशीज। देखो बच्चों, विलुप्त स्पीशीज क्या होती है, जो विलुप्त हो चुकी है, यानी अब है ही नहीं। वे स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी है वो क्या कहलाती है बच्चों, विलुप्त स्पीशीज कहलाती है। जैसे डायनासोर, अब ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, ठीक बच्चों। अभी डायनासोर अभी देखेंगे अपन ने, नहीं होते ना, तो पहले ही थे, विलुप्त हो गए डायनासोर तो। अब हमारा घ वाला अंतर किसमें देखना है हमें, वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति और प्राणी में ही डिफरेंस बताना है। देखो बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को तो उस क्षेत्र का क्या कहते हैं बच्चों, वनस्पति जात, ठीक। अब हम आते हैं प्राणी जात पर। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उसके क्या कहलाते हैं, प्राणी जात। अब प्राणी जात वर्ड से आप प्राणी समझ लो, और वनस्पति जात से क्या समझना है बच्चों, वनस्पति। और स्पेसिफिक विशेष क्षेत्र हमें याद रखना है, ठीक। देखो बच्चों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन यानी वो वन खत्म करते जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था वही। पहला है वन्य प्राणी। देखो बच्चों, वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव बताते हैं। वनोन्मूलन के लगातार होने से क्या होता है, वन क्षेत्र समाप्त होता जा रहा है, जिससे वन्य प्राणियों का आवास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उनके आवास खत्म होते जा रहे हैं, तभी तो अभी सुनते हैं हम, यहाँ पर सांप आ गया, यहाँ पर चीता आ गया, कई बार नहीं देखते, शेर आ गया, लोमड़ी आ गई, भालू आ गया, ऐसी दिक्कतें, क्योंकि उन लोगों का तो आवास ही छीन लिया। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी तो मर जाते हैं, और कुछ अन्य किसी दूसरे क्षेत्र, वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं। कहाँ पर, अन्य किसी वन क्षेत्र की तरफ, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा ही सही, ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा बच्चों, वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, वन्य प्राणियों पर। किस पर पड़ता है बच्चों, वन्य प्राणियों पर, ठीक। अब हम आते हैं, सेकंड है हमारा ख, पर्यावरण, यानी हमारे आसपास का वातावरण। देखो बच्चों, जो पर्यावरण है, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच क्या बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, वनस्पति होगी तभी प्राणी जगत सही चलेगा, क्योंकि वनस्पति में आते हैं हमारे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से ही हमें क्या अच्छे से मिलती है, ऑक्सीजन। क्या मिलती है बच्चों, ऑक्सीजन। तो देखो, यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, अब ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद रखना कि वन को क्या कहते हैं बच्चों, पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, ठीक। अगर वन काट देंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर वन को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण और असंतुलन फैल जाएगा, और संपूर्ण जीव जगत प्रभावित होगा। वन काटने के कारण देखो CO2 की भी अधिक मात्रा हो जाएगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही तो CO2 लेके हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन।
वन काटने के कारण क्या होगा, CO2 की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्या होगा, पर्यावरण को क्या करेगा बच्चों, प्रभावित। इस वजह से वन काटने पर वर्षा की दर भी घटती है, इसलिए तो कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है गांव और यानी ग्रामीण क्षेत्र। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप है, वो अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, दैनिक जीवन के जरूरतों के लिए कहाँ पर निर्भर रहते हैं, वनों पर। और यदि वन काट लिया जाए तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। अब जैसे कैसे, उन लोगों को जैसे गांव में अगर चूल्हा, अब तो खैर बहुत सारी जगह गैस भी है, बट हाँ फिर भी वो लोग सर्दी में ऐसे टाइम से चूल्हा जलाते हैं, तो क्या लकड़ी के लिए किस पर निर्भर है, वो लोग वनों पर ही निर्भर है। इसके अगर वन काट देंगे तो बच्चों क्या होगा, वन काटने पर पर्यावरण प्रदूषण होगा और उस वजह से क्या होगा, असंतुलन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र दोनों को प्रभावित करेगा। अब हम आते हैं पॉइंट, शहर यानी शहरी क्षेत्र। तो देखो बच्चों, शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों, अब उद्योग और फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है ना, लकड़ी, कोयला, ये सब हमें वन से ही मिलते हैं। बहुत सारी चीजें देखो बच्चों, गोंद, पेड़ पौधों से तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। अब यदि वन समाप्त हो जाए तो शहरों में औद्योगिकरण यानी जो हमारा यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक बच्चों, अब है वनोन्मूलन के कारण हमारी पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, जो वन है ना, वर्षा लाने में सहायक है। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन के बीच भी संतुलन बनाए रखते हैं, और जो हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा को बढ़ने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगर देखो बच्चों, लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब इस कारण क्या होगी, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी का क्या बढ़ा देगा बच्चों, टेम्परेचर, क्या बढ़ा देगा, तापमान, जिसके कारण पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत क्या होगा बच्चों, प्रभावित होगा। क्या होगा, पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावी होगा, बिल्कुल होगा। अब वनोन्मूलन के कारण पॉइंट है, हमारी अगली पीढ़ी कैसे प्रभावित होगी। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अपनी अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी क्या होगी, वनों से वंचित हो जाएगी, और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हीं सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी परेशानी, वो तापमान बढ़ा देंगे और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, ये सब था ना, इस वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, इनसे हमारी अगली पीढ़ी को गुजरना होगा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, ये मेनली आपने जो चैप्टर पढ़ा उससे में आपकी सोच से संबंधित है, उससे आपने पढ़ने के बाद क्या सीखा। ठीक, तो इसके लिए आपको चैप्टर बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है, बहुत बहुत अच्छे से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र तो समाप्त ही हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे भौम जल स्तर, अब भौम वर्ड सुनते ही आपको लगेगा अरे ये क्या है। भौम मतलब बच्चों, भौम मतलब भूमि, हमारा ये भूमि के जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना, भौम जल स्तर भी क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे गिर जाएगा। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हमारी CO2 की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। और यदि वनों की कटाई अनवरत, यानी अनवरत ये वर्ड है ना, देखो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, लगातार, अगर हम ऐसे ही वनों को लगातार अनवरत चलती रहेगी ये कटाई, तो वर्षा और भूमि की उर्वरकता में कमी आएगी। अब देखो, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो भूमि में उर्वरकता थोड़ी होगी, मतलब उपजाऊ थोड़ी होगी, भूमि भी बंजर हो जाएगी, पानी तो चाहिए ना जमीन को खेती करने के लिए। इसके अलावा सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक बच्चों,
दूसरा है, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो। देखो, यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। वो जाएगा कहाँ? अगर हमसे हमारा घर छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो वैसे हर जंतु के लिए है। अब इसका ग पॉइंट है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? क्या हो जाए? हटा दी जाए। देखो बच्चों, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे क्या दिखेगी? हमें कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी। इससे जो मृदा में ह्यूमस एक ऐसा चीज होती है, देखो बच्चों, जो उपजाऊपना करती है मिट्टी में, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी हो जाती है, इससे उसकी उर्वरक शक्ति में भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है बच्चों? कमी। तो ह्यूमस ही क्या करता है? उर्वरकता बढ़ाता है, उपजाऊपना बढ़ाता है। देखो बच्चों, इसीलिए क्या होगा? धीरे धीरे उर्वर भूमि, जो उपजाऊ भूमि है ना, वो मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि है चट्टाने ही है, चट्टानों में तो ह्यूमस होता ही नहीं है मेनली। तो हमारी जो उपजाऊ भूमि काय में बदल जाएगी? मरुस्थल में, यानी बंजर भूमि बन जाएगी। यही क्या कहलाएगा? मरुस्थलीकरण। क्या बन जाएगा? मरुस्थलीकरण। देखो बच्चों, अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या बताना है? जैसे अभी तक टॉपिक थे ना, आपको डिटेल बतानी है, वैसे इसमें करना है। पहला है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों, एकल जीव पृथ्वी पर अस्तित्व संभव है क्या? सिंगल व्यक्ति सरवाइव कर सकता है क्या? अपन तो सिंगल ही छोड़ो, हम अकेले सरवाइव कर सकते हैं क्या? कोई जीव जंतु नहीं हो, कैसे रहेंगे? हम लोग सब लोगों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अभी हम खाने पीने की चीजों के लिए किसान पे निर्भर करते हैं, गाय के दूध के लिए हम गायों पे डिपेंड करते हैं, है ना? ऐसे तो अकेले रह सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। तो देखो बच्चों, हमारे जैव विविधता को बचाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता क्या होती है? अलग अलग जीवों को एक साथ रखना, ये क्या कहलाती है? जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में क्या बना रहता है बच्चों? संतुलन। विविधता यानी अलग अलग साथ में रहते हैं, तो क्या बनती है? जैव विविधता। दूसरा है, संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित क्यों नहीं है? देखो बच्चों, संरक्षित वन भी वन्य जीवों जंतुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जानवरों का शिकार करते हैं। इससे क्या होता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित वन नहीं रहे हैं। ठीक। कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? देखो बच्चों, आदिवासी लोग वनों या वनों के निकट ही रहने वाले लोग होते हैं। मैंने बताया था ना भाला वाला आपको, टीवी में नहीं देखते हम कई बार कुछ मूवीज, पुरानी मूवी में, तो उसमें वो भाला लेके ऐसे वो छाल जैसा कुछ पहने वो लेते ना, वो आदिवासी। अब तो खैर ऐसे कोई नहीं रहता होगा, बट ठीक है, टीवी में देखा। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों पर से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? सॉरी, घ पॉइंट है हमारा, जो इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा। देखो मैं अब इधर लिख देती हूँ। घ क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ, ग के बाद वाला आप लोग। वनोन्मूलन के कारण, ये क्वेश्चन रह गया। वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के कारण, ये हमारा घ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वनोन्मूलन के कारण क्या है? पहले तो अर्थ समझिए। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, जैसे जंगल काट काट के वहां तक हम क्या कर रहे हैं? गांव शहर बसा रहे हैं, तो वही वनोन्मूलन का अर्थ है। अब क्या क्या कारक है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त कर लेते हैं हम ऐसा करके, घर और कारखानों का निर्माण करते हैं,
और वन काट के क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने में उस वन का लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें वनोन्मूलन का प्रभाव भी है, वनोन्मूलन के कारण और प्रभाव। ये हमारा है पहला, इसका घ वाला पूरा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसके प्रभाव क्या है वनोन्मूलन से, अभी पढ़ा था हमने, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है, भूम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है, यानी हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाता है, और भूमि की उर्वरकता में क्या आती है, कमी। उर्वरकता का मीनिंग देखो मैं लिख देती हूँ, उर्वरकता का मीनिंग होता है उपजाऊ होना, उपजाऊ। उपजाऊ, ठीक बच्चों। अब हमारा ड पॉइंट है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, मैंने उसमें भी बताया था आपको। देखो बच्चों, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, यह वह पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज है ना, जिन ऐसी स्पीशीज जिन पे क्या होगा, संकट, उनका मतलब जो कम होती जा रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं व अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है, मैंने डायग्राम भी बताया था आपको, रेड डाटा पुस्तक लाल रंग की एक बुक बताई थी। अब है हमारा प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास वर्ड यानी होता है कोई भी स्पीशीज अपने आवास को छोड़ के अन्य किसी आवास में हर वर्ष विशेष अवधि के लिए चली जाती है। देखो, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की किसी विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु जाना। देखो, ये एक है ना, राजस्थान में एक जगह है, भरतपुर के पास केवलादेव अभ्यारण्य है। अब आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो मैं राजस्थान की हूँ तो मुझे यहाँ की ज्यादा नॉलेज हो जाती है इन चीजों में। देखो, एक क्वेश्चन है वहां पर केवलादेव अभ्यारण्य, वहां पर साइबेरियन सारस आते हैं बाहर से, हर साल सर्दी में आते हैं साइबेरियन सारस। तो वो क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी। तो वैसे वो भी हर साल सिर्फ सर्दी में ही आते हैं प्रवासी पक्षी, और सर्दी में रुकते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी। तो वो क्या करते हैं, प्रवास, वहां से यहाँ आते हैं सिर्फ स्पेशली सर्दी के लिए। ठीक बच्चों, इसके साथ हमारे 5 क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि समझने वाला चैप्टर है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको डीपली समझा रही हूँ। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।